सक्सेस माइंडेड स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब पढ़ रहे होंगे, मेहनत करिए, अपना लक्ष्य निर्धारित करिए। ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। जी हाँ दोस्तों, ये आप ही का मंच है जिसका उद्देश्य है आपका विश्वास, आपकी सफलता। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। इसके सेशन शुरू करने में से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएँ। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडियन इकोनॉमिक्स या इंडियन इकोनॉमी पे हमारा अध्ययन चल रहा है। 150 क्वेश्चनों तक हमने अध्ययन कर लिया है। आज 151 क्वेश्चन से आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, जेएनएमयूआरएम का संबंध निम्नलिखित में से किसमें सुधार करने से है? ग्रामीण भवन निर्माण, शहरीकरण, ग्रामीण विपणन संरचना, शिक्षित व्यक्तियों को रोजगार, शहरी अधोसंरचना। तो जेएनएमयूआरएम का जो संबंध है निम्नलिखित में से दोस्तों वो किससे सुधार करने से है? वो है शहरी अधोसंरचना से। तो डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन इसका नाम है। दिसंबर 2005 में इसको शुरू किया गया था दोस्तों। इस योजना का जो उद्देश्य था वो भारत के कुछ चुने हुए शहरों में विकास को गति प्रदान करना था। ठीक है, वह 7 वर्ष 2012 तक के लिए शुरू किया गया था, लेकिन इसके बाद इसे 2 वर्षों के लिए और बढ़ाकर मार्च 2014 तक ही इसको रखा गया था। चलिए आगे चलते हैं। सार्वजनिक वस्तुओं की कीमत निर्धारण के लिए छाया कीमतों की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया था? जे टिम्बर्गिन ने, ए के सेन ने, पीसी महालनोबिस ने, आर नर्स ने। तो सार्वजनिक वस्तुओं की कीमत निर्धारण के लिए छाया कीमतों की अवधारणा को जिसने प्रतिपादित किया था वो कौन थे? तो वो थे जे टिम्बर्गिन। कौन थे दोस्तों? जे टिम्बर्गिन। तो ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। वार्षिक आर्थिक समीक्षा को तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? योजना मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो भारतीय आर्थिक समीक्षा को तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से जो उत्तरदायी है वो कौन है? तो जो उत्तरदायी है दोस्तों वो है वित्त मंत्रालय। बजट एवं आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा तैयार किया जाता है। यह देश की आर्थिक पृष्ठभूमि की एक संक्षिप्त तस्वीर प्रस्तुत करता है। आमतौर पर केंद्रीय बजट की घोषणा के एक दिन पहले यह जारी किया जाता है। तो ये किसके द्वारा, कौन उत्तरदायी है? वित्त मंत्रालय। तो बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। सहकारिता क्षेत्र में भारत के सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? फूलपुर उत्तर प्रदेश में, हजीरा गुजरात में, हल्दिया पश्चिम बंगाल में, सीवान बिहार में। तो सहकारिता क्षेत्र में भारत के सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना जो स्थित है दोस्तों वो स्थित है फूलपुर उत्तर प्रदेश में। तो ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सहकारिता क्षेत्र का भारत सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना इफ्को है। यह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के फूलपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना का प्रमुख मुख्य उद्देश्य कौन सा है? यानी विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना का जो मुख्य उद्देश्य है दोस्तों वो कौन सा है? कृषि निर्यात का संवर्धन, खाद्य फसलों की उत्पादकता बढ़ाना, तिलहन की खेती बढ़ाना, दलहन की खेती का संवर्धन। तो विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो है कृषि निर्यात का संवर्धन करना। तो ये क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। और इस योजना को जो शुरू किया गया था वो वित्त वर्ष 2004-2005 में शुरू किया गया था। शुरू किया गया था 2004 से 2005। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। गोस्वामी समिति का संबंध औद्योगिक रुग्णता की समस्या से है। जानकी रमन समिति शेयर घोटाले की जांच पड़ताल, मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र में सुधार, तारापुर समिति बैंकों में ग्राहक सेवा। तो निम्नलिखित में से जो सुमेलित नहीं है वो आपका हो जाएगा तारापुर बैंकों में ग्राहक सेवा, क्योंकि तारापुर समिति के संबंध में भारतीय मुद्रा का चालू खाते पर परिवर्तनीयता का संबंध दर्शाता है। तो डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं, भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वित्त मंत्रालय, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय स्टॉक बाजार। तो भारत में सिक्के जारी करने के लिए जो अधिकृत है कौन सा है? वित्त मंत्रालय। तो बी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 रुपए के नोट तथा सिक्के का निर्गमन वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त समस्त करेंसी नोटों का निर्गमन रिजर्व बैंक करता है। चलिए आगे चलते हैं। 13वें वित्त आयोग की सिफारिश का प्रावधान किस अवधि से संबंधित है? 2005 से 2010, 2009, 2014 से, 2010, 2015 से, 2014, 2019 से। तो 13वें वित्त आयोग की सिफारिश का प्रावधान जिस अवधि से संबंधित है वह 2010 से 2015 के बीच। तो सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर ए के सिंह हैं। इनकी सिफारिश पर 2020, 2021 तथा 2021-2026 तक लागू होगी।
चलिए आगे चलते हैं। चालू खाते में रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता को किस वर्ष से घोषित किया गया है? 1994, 1996, 1998, 2001। तो चालू खाते में रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता को किस वर्ष से घोषित किया गया है? तो ये किया गया है 1994 से। तो ये क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। मार्च 1993 की बात है कि 1993 में 1993-94 का बजट प्रस्तुत करते हुए डॉक्टर वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने व्यापार खाते पर रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता की घोषणा की थी। एक वर्ष के अनुभव के बाद उन्होंने 1994 और 95 के बजट में सरकार ने क्या किया कि 28 फरवरी 1994 को चालू खाते पर रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता को घोषणा की। चालू खाते में मुख्य रूप से आयात निर्यात तथा अदृश्य व्यापार आते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो शुरुआत 1994 से हुई थी। पंजाब नेशनल बैंक में विलय होने वाला वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? बैंक ऑफ इंडिया, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, भारत ओवरसीज बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। तो पंजाब नेशनल बैंक में विलय होने वाला वाणिज्यिक बैंक है न्यू बैंक ऑफ इंडिया। कौन सा बैंक है? न्यू बैंक ऑफ इंडिया। तो बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ का सदस्य नहीं है? भारत, पाकिस्तान, कंबोडिया, नेपाल। तो जो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ का सदस्य नहीं है वो है कंबोडिया। सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किसको ट्रिप्स समझौते में संरक्षण प्रदान करने के लिए सम्मिलित नहीं किया गया है? व्यापार मार्ग, एकीकृत सर्किट के रूपांतरित का बाह्य प्रारूप, भौगोलिक संकेतांक, पौधा उत्पादन। तो निम्नलिखित में से जिसको ट्रिप्स समझौते में संरक्षण प्रदान करने के लिए सम्मिलित नहीं किया गया है वह पौधा उत्पादन। सॉरी, डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। डंकल का नाम निम्न में से किससे संबंधित है? WTO से, गेट से, OCG से, एक्सिस बैंक से। तो डंकल का नाम जिससे संबंधित है वो है गेट से। तो बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने सबके लिए शिक्षा का लक्ष्य निर्धारित किया है वर्ष 2012 तक, 2013 तक, 2014, 2015 तक। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने सबके लिए शिक्षा का लक्ष्य जो निर्धारित किया था वो कब किया था? बताइए, कब किया था? 2012 तक, 2013 तक, 2014 तक, 2015 तक। कब किया था? बात समझ आ रही दोस्तों? तो ये किया था 2015 तक। तो डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। सर्व शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के लिए है? 3 से 10 आयु वर्ग के सभी बच्चे, 4 से 8 आयु वर्ग के सभी बच्चे, 5 से 15 आयु के सभी बच्चे, 6 से 14 वर्ष तक वर्ग के सभी बच्चे। सर्व शिक्षा अभियान जो आयु वर्ग के लिए बनाई गई थी वो बनाई गई थी 6 से 14 वर्ष आयु तक के बच्चों के लिए। तो डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्व शिक्षा अभियान प्राथमिक शिक्षा के सर्वत्रीकरण के बहु प्रतीक्षित उद्देश्य को निर्धारित समय सीमा से प्राप्ति की दिशा में बनाया गया था। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री। तो योजना आयोग का जो अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री। तो बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या होता है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य लघु एवं बृहत दोनों उद्योगों की विधमता से, निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की विधमता से, प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों क्षेत्रों की विधमानता से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का संबंध जहां निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों का सह अस्तित्व हो, यानी कि निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों उसमें विद्यमान हो। तो बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। 11वीं पंचवर्षीय योजना में कितने IIT प्रौद्योगिक के संस्थान स्थापित किए गए थे? 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो IIT संस्थान के स्थापित किए गए थे दोस्तों, उनकी संख्या थी 8। तो सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का वाणिज्यिक बैंक है? ICICI बैंक, HDFC बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, UTI बैंक। तो सार्वजनिक क्षेत्र का जो वाणिज्यिक बैंक है दोस्तों वो है इंडियन ओवरसीज बैंक। वर्तमान समय में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या कुल 12 है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, इंडियन ओवरसीज बैंक। तो सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। और टोटल कितने हैं? 12 हैं, ये भी याद रखिएगा। भारत में वाणिज्यिक बैंकों का निजीकरण हुआ था 1947 में, 1951 में, 1969 में, 1992 में। तो भारत में वाणिज्यिक बैंकों का जो निजीकरण हुआ था वो था 1969 में। तो सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। केंद्र और राज्यों के बीच वित्त का बंटवारा किसकी सिफारिश पर होता है? वित्त मंत्रालय, वित्त आयोग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड। केंद्र व राज्यों के बीच वित्त का बंटवारा जिसकी सिफारिश पर होता है वो होता है वित्त आयोग। तो बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन से संबंधित प्रावधान उपबंधित है।
वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इस आयोग में एक अध्यक्ष व 4 सदस्य होते हैं। संघ और राज्यों के बीच वित्त राजस्व का बंटवारा वित्त आयोग की सिफारिश पर किया जाता है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह हैं। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय दुग्ध विकास परिषद की स्थिति निम्न में से है। आनंद में कहाँ स्थित है? आनंद, गांधीनगर, बड़ोदरा, वलसाड़। राष्ट्रीय दुग्ध विकास परिषद कहाँ है? आनंद में। कहाँ स्थित है? आनंद में। तो ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड भारतीय संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित महत्व का संसाधन है। इसका मुख्यालय गुजरात के आनंद शहर में है। आगे चलते हैं। गोल्डन हैंड शेक का संदर्भ निम्न में से किस एक से है? अति विशिष्ट व्यक्तियों को सम्मानित करने से, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना से, मंगलम समुद्र योजना की कामना, विशिष्ट अतिथियों की अगवानी से। तो गोल्डन हैंडशेक का संबंध किससे है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो गोल्डन हैंडशेक का संबंध किससे है, ये फटाफट से बताना है। तो गोल्डन हैंडशेक का संबंध जो है वो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना से है दोस्तों। किससे है? स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना से। तो बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री की ग्राम सड़क योजना क्या है? तो ग्रामों को सड़क संपर्क की वृद्धि तथा निर्धनों में सार्वजनिक निर्धनों को सस्ती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना, अधिकृत व्यक्तियों द्वारा बिजली का दुरुपयोग रोकने के लिए क्षेत्र में गश्त की व्यवस्था करना, पुलिस को अपराधों की वृद्धि पर नियंत्रण पाने के लिए घटना स्थल पर तेजी से पहुंचाना, उन गांवों में जो सड़क से भलीभांति संबंधित नहीं है सामुदायिक जीवन का विकास करने के लिए। तो प्रधानमंत्री की ग्राम सड़क योजना जो संबंधित है दोस्तों, वो संबंधित है उन गाँवों से जो सड़कों से भलीभांति संबंधित नहीं है सामुदायिक जीवन के विकास करने के लिए। तो डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। इसका लास्ट प्रश्न, निम्नलिखित कार्यक्रमों में से किस स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में सम्मिलित नहीं है? यानी कौन सा कार्यक्रम जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना से संबंधित नहीं है? IRDP, ट्राइसेम, जेराई। तो जयंती स्वरोजगार योजना में जो सम्मिलित नहीं है वो है जेराई। समझिए जेराई। तो डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1999 को भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों के विकास के लिए स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना की शुरुआत की थी। योजना में सरकार द्वारा चलाए जा रहे सभी पूर्ण कार्यक्रमों जैसे महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम, IRDP, ट्राइसेम आदि को सम्मिलित कर लिया गया, जबकि इसमें जवाहर रोजगार योजना को सम्मिलित नहीं किया गया था दोस्तों। ये JRI को सम्मिलित नहीं किया गया था। तो ये था दोस्तों आज का शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद है। फटाफट से इसको शेयर करें। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे आगे के प्रश्नों के साथ। मंजिलों से चलकर बेहतर मंजिलें तलाश कर, मिल जाए दरिया तो समंदर तलाश कर, यूं तो टूट जाते हैं पत्थर की चोट से शीशे, पत्थर ही टूट जाए ऐसे शीशा तलाश कर। तो दोस्तों ऐसी ही मेहनत करना, आपको इतनी शांति से मेहनत करनी है कि आपकी जो तैयारी है वो सफलता आपकी शोर मचा दे। चलिए फिर मिलेंगे आगे प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।